हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम मौर्य युग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनकी अपने गुरु की सहायता से उन्होंने उनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना की थी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति हैं। तो उनकी जो चाणक्य नीति थी वो अखंड भारत की स्थापना करना चाहते थे। तो उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है वो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ था। जो ये सेल्यूकस था, इसने पश्चिमोत्तर भारत में इसने अपना अधिकार जमा रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को इसकी गुलामी से आज़ाद करवाया। फिर बदले में इस चंद्रगुप्त मौर्य से इसने 500 हाथी लिए और पूर्वी अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। फिर उनकी संधि के अनुसार सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगस्थनीज जो लेखक थे उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। ये मेगस्थनीज कौन था? ये जो सेल्यूकस था, यूनान का राजा, इसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में इसने मौर्य काल का जो प्रशासन था, समाज और जो अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है। मेगस्थनीज के अनुसार मेगस्थनीज ने इसमें बताया है कि जो मौर्य काल में सैनिक प्रशासन होता था उसके लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी और उन 30 अधिकारियों की जो परिषद है वो 5-5 सदस्यों में 6 समितियां बनाई गई थी उनकी। और ये 6 समितियां देखती थी कि उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी, ये विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी रखती थी, जन्म मरण का ब्यौरा, व्यापार और वाणिज्य की देखभाल, वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, बिक्री का वसूल करना, ये सब चीज़ें ये 6 समितियां देखती थी। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद इनमें गुप्तचर भी थे। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में ये बताया है कि गुप्तचर भी थे, जैसे संचार जो कि गतिमान गुप्तचर था, संस्था ये एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर था, चर जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर है, ये जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें इसने बताया है कि चर भी गुप्तचर ही होते थे और जो गुण पुरुष होते थे उनको ये भी गुप्तचर होते थे। और 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में है वर्तमान में। उसके बाद बिंदुसार, इसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार राजा बना और बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और बिंदुसार के विभिन्न नाम थे, जो अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम हैं।
जैसे अमित्रकेटस, ये यूनानी ग्रंथ में इसका नाम, अमित्रघात, मद्रसर, बिंदुपाल, ये अलग अलग ग्रंथों में इसके नाम हैं। जैसे जो ये मद्रसर है, ये इनका नाम वायु पुराण में है। अमित्रघात या फिर अमित्रखंड, ये संस्कृत ग्रंथ में है इनका नाम। ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पूछा जा सकता है, जैसे कि अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता था, तो बिंदुसार। ओके। और जो ये बिंदुसार था, इसने सीरिया के शासक, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, उससे 3 वस्तुएं मांगी थी। कौन कौन सी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्टिक यानी एक दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़कर बाकी की दो चीज़ें थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। ये एंटियोकस ने बिंदुसार के लिए दे दी थी। और उसके बाद बिंदुसार की 273 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बिंदुसार के बाद जो है अशोक राजा बने, बिंदुसार के पुत्र। ये मौर्य वंश के इम्पोर्टेंट राजा थे, मतलब महान शासक हुए ये मौर्य वंश में। वैसे तो ये 273 ईस्वी पूर्व में इनको राजगद्दी मिल गई थी, लेकिन क्या है कि कहा जाता है ये कि अशोक को राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए जो है अपने 99 भाइयों को मारकर ये राजगद्दी पर बैठे हैं। और 4 साल तक इनका ये गृह युद्ध चला। तो इनका जो राज्याभिषेक है वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद अशोक ऐसा पहला राजा था जिसने अभिलेखों के सहायता से अपनी प्रजा से कांटेक्ट किया, मतलब जो प्रजा को संदेश देता था वो अभिलेखों के द्वारा संबोधित करता था अपनी प्रजा को। इसके भी विभिन्न नाम थे, और या फिर इसकी उपाधियां कह सकते हैं इसको, जैसे कि देवना प्रियास, अशोक वर्धन और प्रियदर्शी राजा। ये अशोक की उपाधियां थीं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि देवना प्रियास के नाम से कौन प्रसिद्ध था या किसकी उपाधि थी, तो अशोक की उपाधि थी ये। ओके। अभिलेख तो इसने बहुत थे, इसने ही शुरू किए थे। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, और इस कलिंग युद्ध की जानकारी इसने अपने 13वें अभिलेख से दी थी। इसके शिलालेख जो है 14 विभिन्न शिलालेख थे। तो जो 13वां अभिलेख था उससे इसने अपनी कलिंग युद्ध की जानकारी उसमें दी थी। और जो इसने अभिलेख लिखे थे उनको पढ़ने में सर्वप्रथम जो है सफलता मिली थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई, और उसमें जो है अशोक का नाम था पियदस। अशोक का नाम था उसमें पियदस। ओके। कलिंग युद्ध कब हुआ है? कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और इसके बाद जो है कहा जाता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो इसीलिए जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भौतिक विजय के बदले जो है सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई।
इसको भौतिक विजय मतलब भेरी घोष के बदले धम्म घोष यानी सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई थी। और उसके बाद इसने बहुत अलग अलग देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अलग अलग देशों में प्रचारक भेजे। तो जो महेंद्र और संघमित्रा थे उनको इसने श्रीलंका भेजा था, मंझतिक को भेजा था कश्मीर और गंधार, सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा था, मंझिम को हिमालय देश भेजा था, और जो है महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था, महारक्षित को यवन देश में भेजा था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अशोक ने कौन से धर्म मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसने भेजा था और किसे भेजा था, हिमालय देश में किसे भेजा था। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो अशोक के काल में ही तीसरी हुई है, अशोक के काल में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई है 250 ईस्वी पूर्व में। ओके, तो ये थे हमारे मौर्य युग से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच।